बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर जाहिद अख्तर राव, HOD क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसियोलॉजी, फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसमें से कितने लोग हैं जो कि अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में? किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर? कोई अपीयर नहीं हो रहा, ऐसे मसले की तैयारी नहीं है। मतलब आदमी उस वक्त मैक्सिमम तैयारी होती है जब एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट एयरवे क्या कंसेप्ट है? डिफ़िकल्ट एयरवे क्या डेफिनेशन है, बताइए कोई। कोई नहीं? ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा चलेंगे। टॉपिक तो हमारा क्या है कि डिफ़िकल्ट एयरवे इन ऑब्स्टेटिक्स, ठीक है ना। लेकिन जब ऑब्स्टेटिक्स पढ़ाएंगे तो जनरल डिफ़िकल्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जनरल डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं। ऑब्स्टेटिक्स में पिक्युलर डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हमें जनरल डिफ़िकल्ट एयरवे का कोई आइडिया नहीं होगा तो हम कर नहीं सकते। ऑब्स्टेटिक्स बाकी भी तो प्रॉब्लम हो सकते हैं ना उसमें, ऑब्स के अलावा भी। जी पढ़िए, कोई डेफिनेशन क्या है? एनीबडी? हाँ, एक्सपीरियंस बाय ट्रेंड एनेस्थीसिया केयर फिजिशियन। ठीक है, ट्रेंड अगर फुल ट्रेंड उसमें है, अगर वो भी डिफ़िकल्टी फील करता है देन इट इज़ कॉल्ड डिफ़िकल्ट एयरवे। अगर रेजिडेंट है वो उसको डिफ़िकल्टी हुई है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड डिफ़िकल्ट एयरवे, क्योंकि उनकी तो अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो तो ट्रेनिंग में है, उस प्रोसेस में है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड डिफ़िकल्ट एयरवे। दैट डिफ़िकल्ट एयरवे मे बी मास्क वेंटिलेशन, laryngoscopy or ventilation with using supraglottic devices या इंटूबेशन डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोई किसी भी एरिया में डिफ़िकल्टी है। दिस इज़ दी लेटेस्ट जो इन्होंने अभी बताया, एनेस्थीसियोलॉजी 2022 का ये रेफरेंस है जिसके अंदर से इन्होंने अभी डेफिनेशन को डिसाइड किया है। इसके अलावा क्या हो सकता है डिफ़िकल्ट? डिफ़िकल्ट टू वेंटिलेट कब कहेंगे कि डिफ़िकल्ट टू वेंटिलेट है? When signs of inadequate ventilation could not be reversed by mask ventilation or oxygen saturation could not be maintained about 90%। ठीक है ना, या तो पहले ही हाइपोक्सिया में चला गया, सैचुरेशन डाउन हो गया, वो रिवर्स नहीं हो रही, या आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे 90% से ऊपर, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेंटिलेट। इसके आगे क्या है? डिफ़िकल्ट टू इंट्यूबेट। ठीक है, इफ़ ए ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट यूजिंग कन्वेंशनल laryngoscope टेक्स मोर देन 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है ना, ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट है, अगर उसको 3 अटेम्प्ट्स में भी इंट्यूबेट नहीं हो रहा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन। या मोर देन 10 मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्रैकियल इंट्यूबेशन। ठीक है ना, ये चंद डेफिनेशंस हैं जो एग्जामिनर साहब से पूछ सकता है कि क्या है, कब कहेंगे आप कि डिफ़िकल्ट टू इंट्यूबेट है, डिफ़िकल्ट टू वेंटिलेट है। ये डेफिनेशंस बताने का मकसद ये है कि आप उसको रियलाइज़ करेंगे कि कब डिफ़िकल्ट हो गया और आपने कब सेकंड प्लान पे चले जाना है। हम डिस्कस करेंगे प्लान A B C क्या है। ठीक है ना, अननेसेसरी हमें डिले नहीं करना चाहिए। इनका मकसद ये है कि जी आप जब मेंटेन नहीं कर पा रहे तो हम फिर भी लगे हुए हैं कि जी नहीं चलें, हो ही जाएगी जब तक पेशेंट और डिटोरिएट हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि ये इसके अंदर, ठीक है। प्रिविलेंस तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्स्टेटिक्स के अंदर 1/300 है। ठीक है ना, और जनरल सर्जरी में कितना है?
2000 है, देखें बहुत डिफरेंस है इसमें। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स का एनेस्थीसिया बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो सारा अब चेंज हो गया है रीजनल पे। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ना 99% जो है वो रीजनल चला गया है, जनरल एनेस्थीसिया पे नहीं जाता। अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन है रीजनल की, या पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है कि जी नहीं मैंने रीजन लेना ही नहीं है, देन यू हैव टू परफॉर्म दी जनरल एनेस्थीसिया। तो उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि ये 1/300 है। अच्छा, ये जो फिगर्स हैं ना, ये हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के हैं, ज़्यादातर यूएसए के या यूके के फिगर्स हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ देखें तो इतना इंसिडेंस नहीं है, 1/300 का इंसिडेंस नहीं है, बहुत कम है, इतनी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन नहीं होती। रीज़न बीइंग कि हमारे जो है ना वेट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। वैसे थिन लीन होती हैं बेचारी, ऑब्स की वाली जो पेशेंट्स आती हैं वो तो वैसी 2-3 हीमोग्लोबिन के साथ आ रही होती हैं। लेकिन ये उन कंट्रीज़ में क्या है कि ओबीज़ होती हैं पेशेंट, हमारे यहाँ भी हो सकती हैं, होती हैं कुछ, लेकिन बहुत कम रेशियो है ऐसी पेशेंट्स का, ठीक है। काजेज़ क्या हैं? अब ये काजेज़ देखें क्या हैं, आप बताइए क्या क्या हो सकते हैं। इस लिस्ट को देखें तो क्या है, एनेस्थेटिस्ट और पेशेंट, दो तरह के काजेज़ हो सकते हैं। तो मैक्सिमम काजेज़ क्या हैं एनेस्थेटिस्ट के, ठीक है ना। मैक्सिमम काजेज़ एनेस्थेटिस्ट की वजह से हो सकती है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, पेशेंट की वजह से भी होती है, लेकिन पेशेंट की बहुत कम। तो इसलिए हमें अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है ना। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, हम ट्रेनिंग के इस प्रोसेस में जो ये ट्रेनिंग टाइम होता है 2 साल या 4 साल, इसके अंदर जितनी अच्छी ट्रेनिंग कर लेंगे उतना अच्छा आप पेशेंट को इंट्यूबेट या वेंटिलेट, ऑक्सीजनेट कर सकेंगे। और अगर ये टाइम गुजार दिया आपने, इसके बाद फिर आप शर्माएंगे, फिर डरेंगे, फिर दुआ करेंगे कि कोई पेशेंट डिफ़िकल्ट आए ही ना, आए तो मैं दौड़ जाऊँ इधर उधर किसी और के ज़िम्मे लगा दूँ। फिर ये एक साइकी बन जाती है हमारी, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त फिर ये होगा यार क्या कहेंगे, जूनियर क्या कहेंगे, आपको ट्रेनिंग कर ली है, FCPS कर लिया, आपको डिफ़िकल्ट पेशेंट करना नहीं आता। तो ये जो ट्रेनिंग वाला पीरियड होता है ना, ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है जिसमें आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीनियर की है। आपने जो सीखना है उस पर, अगर कोई मिस्टेक करते भी हैं, अगर प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, आप बता रहे हैं सीनियर को, क्योंकि इसके अंदर सीनियर को बताना, इन्फॉर्म करना, कॉन्फिडेंस में लेना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीनियर की है। अगर आपने बताया ही नहीं उसको, तो फिर तो ज़ाहिर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो नेग्लिजेंस है, ठीक है। क्या है? इनएडिक्वेट प्रिपरेशन, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट जो है ना, बेसिक चीज़ यही है कि आपने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कैसी की है उस पेशेंट की। ज़रूरी नहीं है जिसमें आपने पेशेंट की प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कर ली है, आप समझते हैं कि उसका इजी है और वो इजी हो, इंट्यूबेशन उसकी या एयरवे मैनेजमेंट उसका इजी हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बज़ाहिर लग रहा है आपको कि बहुत इजी है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट निकलते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगता है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इंट्यूबेट करते हैं तो ऐसे लगता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है यार, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, ठीक है ना। ये एक असेसमेंट है, 100% ट्रू नहीं है कि जी आप असेसमेंट जो कर रहे हैं वो 100% ट्रू हो, लेकिन एक टूल्स हैं आपके पास जिनसे आप ये चेक कर लेते हैं। फिर एक्सपीरियंस नॉट इनफ। एक्सपीरियंस कैसे इनफ है? ट्रेनिंग तो हमारी माशाल्लाह हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी है, अच्छी से मुराद है कि आपके पास पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है,
बाकी कंट्रीज़ में ऐसा पेशेंट नहीं मिलेंगे आपको, जितने पेशेंट यहाँ होते हैं, जितना फ्रीली आप करते हैं। तो इसलिए एक्सपीरियंस अगर कोई गेन करना चाहता है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हो, कोई अलग बात है, आप थिएटर में जाना ही नहीं चाहते, भागते हैं, डरते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस में हाथ नहीं डालते, वो एक अलग बात है। अदरवाइज पेशेंस आपके पास कम नहीं है। आई एम श्योर कि यहाँ पे भी हम जहाँ पे भी काम करते हैं, इवन 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर हमारे जो रेजिडेंट हैं वो इंट्यूबेट कर लेते हैं। AS से 1 और 2 की इंट्यूबेशन जो है ना बड़े आराम से कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास इतना वर्कलोड है ना, इतनी दफ़ा आप सीखते हैं, डमीज़ पे करते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर पेशेंट लाइव पेशेंट पे करते हैं। तरीका तो ये होना चाहिए कि पहले आप डमीज़ पे करें, इंट्यूबेशन जब आ जाए फिर लाइव पेशेंट पे करें, लेकिन हमारे यहाँ तो पेशेंट वर्कलोड ही इतना ज़्यादा है कि आप लाइव पेशेंट पे करते हैं। तो पेशेंट की कमी नहीं है हमारे। पुअर टेक्निक आपने नहीं सीखी, ठीक है ना, या आपने जो जनरली मैं देखता हूँ कि जो एक नए जब आते हैं, एक आध ट्यूब डल गई, इजी ट्यूब होगी, डाल ली उन्होंने, ओह ये कौन सा मसला है यार, ऐसे डॉक्टर साहब ने हवा बनाया हुआ है, ये कोई मसला है, ये तो बहुत ही आसान होती है। अच्छा, फिर वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, एनेस्थीसिया क्या, सिर्फ ट्यूब डालना है, ये स्पाइनल लगाना है, एलपी करना है, यही एनेस्थीसिया। ऐसा नहीं है। वही जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस जब इनिशियल होता है ना, किसी भी बंदे के जब इनिशियल जब वो आता है, जब एक बार अच्छा काम कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस यहाँ जाता है हाई। नहीं बस थोड़ा सा ये करना है। फिर अगर कोई एक आधा कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और पहला हो गया उसका तो कहेगा ये डॉक्टर साहब को जो है ना, ये सुपरवाइज़र मेरा जो है ना, इसको तो कुछ आते नहीं, ऐसे हवा बनाया, ठीक है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लर्निंग का हुआ ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाता है, आपका स्किल भी आती है और कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है ना। इनिशियल क्या होगा, कॉन्फिडेंस हाई जाएगा, स्किल कुछ नहीं होगी। लेकिन जब एक आधा फेलियर हो गया तो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा, कॉन्फिडेंस भी और स्किल भी, फिर हाथ कांपेंगे। तो इसलिए लर्निंग का बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इन एक्सपीरियंस असिस्टेंट आपका बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कुलीग हो या टेक्नीशियन हो, ठीक है। ऑल वेल वर्स हो वो कि क्या क्या टेक्निक है, किस तरह से करना है, क्या असिस्ट करना है, किस तरह से उसको मैन्यूअर करने हैं। जो आपको ट्रेकिया नज़र नहीं आ रहा, अपना वोकल कार्ड नज़र नहीं आ रहे, किस तरह से करना है, आप कह रहे हैं उसको प्रेशर लगाएं, राइट करें, लेफ़्ट करें, ये वेल वर्स होना चाहिए। फिर इनएडिक्वेट इक्विपमेंट, आपने तैयारी नहीं की, आपने इक्विपमेंट रखे ही नहीं डिफ़िकल्ट के, ठीक है ना। और फिर जब पहले तो लगा आपको बहुत आसान है, लेकिन जब आपने देखा लेरिंगोस्कोपी की तो वो तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। फिर आप कहेंगे ये फ़लानी चीज़ है, फ़लानी वो चीज़ तो रखी नहीं आपने, ठीक है। और मेल फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट तो रखा है लेकिन चेक ही नहीं किया आप कि वो फंक्शन कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है। लेरिंगोस्कोप के बल्ब सही हैं कि नहीं है, उसमें जो बैटरी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा चेक किया करें। थिएटर में आते ही सारी वो कहते हैं ना कॉकपिट चेकअप, वो सारा चेक है। फिर हर पेशेंट से पहले इक्विपमेंट ज़रूर चेक करना है, क्योंकि देखें लेरिंगोस्कोप आपकी ऐसी चीज़ है, अभी आपने किया है, थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो तो ऑन ही नहीं हो रहा, बल्ब हिल गया, उसका कांटेक्ट नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। फिर आते हैं पेशेंट के,
पेशेंट के काजेज़ भी कंजेनिटल हैं, बहुत ही कम ऐसी कंडीशंस आती हैं, और एक्वायर्ड। ठीक है, जनरली एनाटॉमिकल जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमें क्या है, शॉर्ट नेक आते हैं, पोटेंशियल इंसीजर टीथ है, लॉन्ग हाई आर्च पैलेट है, पुअर मोबिलिटी ऑफ नेक है, जो डेप्थ ऑफ मैंडिबल जो है उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ये हम काजेज़ ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, इसमें फैक्टर्स हैं दैट प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स विद द ट्रैकियल इंट्यूबेशन, मास्क, वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये एक चार्ट दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है किसी इसमें। जैसे बॉडी मास इंडेक्स है मोर देन 35 है तो क्या है, इसकी इंट्यूबेशन भी डिफ़िकल्ट होगी, मास्क वेंटिलेशन भी डिफ़िकल्ट हुई, सुप्राग्लॉटिक एयरवे भी डिफ़िकल्ट होगा, फ्रंट ऑफ नेक भी डिफ़िकल्ट होगा। इसी तरह से ये नेक का सर्कमफ्रेंस कितना है, थायरोमेट्रिक डिस्टेंस कितना है, इस पे ये सारी चीज़ें, ये एक जनरल गाइडलाइन है कि जी अगर ये चीज़ें होंगी तो एक्सपेक्टेड है कि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ें। ठीक है ना। तो इवेल्यूएशन कैसे करते हैं, बेसिक चीज़ ये है हमारी कि इवेल्यूएट करें पेशेंट को, पहले कि उसको देखें। हम जो पहली चीज़ दिखाते हैं, जो रेजिडेंट हमारे पास आते हैं तो क्या कहते हैं कि एयरवे, पहले जो हम पेनिसिजिया असेसमेंट कराते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा एयरवे है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने एयरवे की सारी इवेल्यूएशन करवानी है कि किस तरह से कहते हैं एनेस्थेटिक प्रॉब्लम्स क्या क्या, पिछला हिस्ट्री है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हुई, क्या हुआ, जनरल अपीयरेंस, नेक फेस कैसा है, मैग्जिला कैसा है, जॉ मूवमेंट्स कैसी हैं, ये सारे डिफरेंट वो हैं जिसके ऊपर आप उस पर करते हैं। ये एक निमोनिक्स है, अगर ये याद हो जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डिफ़िकल्ट बैक मास वेंटिलेशन में मॉन्स या बोन्स कहते हैं इसको। अगर देखें आगे चलते हैं इसमें क्या है ये चीज़ें। डिफ़िकल्ट लैरिंगोस्कोपी है तो लेमन की एक निमोनिक है, और डिफ़िकल्ट सुप्राग्लॉटिक डिवाइसेस हैं तो रॉड्स है, और डिफ़िकल्ट क्रिकोथायरॉडोटमी है तो वो शॉर्ट, ये निमोनिक्स हैं। अगर ये याद कर लेंगे तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे इसमें। ठीक है ना। ये डिफ़िकल्ट बैक मास वेंटिलेशन हमने क्या कहा था, मॉन्स या बोन्स, मास सील प्रॉपर नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्शन है, ओबेसिटी है, एज मोर देन 55 है, नो टीथ, स्टिफ लंग। या बोन्स में आ जाते हैं तो बियर्ड है, ओबीज है, नो टीथ, एल्डरली और स्लीप एपनिया। ठीक है ना। ये अगर याद रखेंगे बोन से, फिर आपके जहन में आएगा कि अच्छा बोन से बी से क्या आता है, ओ से क्या आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा आसानी हो गई। फिर लैरिंगोस्कोपी में लेमन, ये सबसे कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ होता है कि लेमन क्या है। लुक एक्सटर्नली, इवेल्यूएट 332, मालम पट्टी स्कोर, ऑब्स्ट्रक्शन और ओबेसिटी एंड नेक मोबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर है एल से लुक है, ई से इवेल्यूएट है, एम से मालम पट्टी है, ओ से ओबेसिटी है या ऑब्स्ट्रक्शन है, और एन से नेक मोबिलिटी है। हाँ, वो अभी एक रूल है, ये अभी आएगा। ठीक है, ये ओबेसिटी लुक में क्या क्या चीज़ें करनी है आपने। ओबेसिटी, शॉर्ट मस्कुलर नेक, लार्ज ब्रेस्ट, प्रोमिनेंट अपर इंसिजर्स, रिसीडिंग जॉ, बंस, ये लुक देखना है आपने। अगर नज़र आ रहा है इसमें से अगर कोई चीज़ है तो ये डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। ये इवेल्यूएट करना है 332 का रूल क्या है, बताएगा कोई? शार्प और टू हाइड। ठीक है, 332 का रूल ये है। 3 फिंगर फिट इन द माउथ, 3 फिंगर फिट इन द फ्रॉम मेंटम टू हाइड कार्टिलेज, एंड 2 फिंगर फिट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ये जैसे है। ठीक है, ये 3 है, फेस माउथ ओपन है, ये सेकंड 3 है, ये 2 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ 332 का रूल। अगर ये ठीक है, ये अगर आप 332 का रूल भी देखें तो बहुत हद तक आप
इवेल्यूएट कर लेंगे उसका जो एयरवे मोबिलिटी सारी आपको पता चल जाएगा, आपकी मैंडिबल पता चल जाएगी, उसकी थॉरोमेंटल डिस्टेंस क्या है। मालम पट्टी तो सब करते हैं, सबसे कॉमन है, हम मालम पट्टी करते हैं। एक मालम पट्टी स्कोर है, एक विल्सन स्कोर है। विल्सन सुना है? क्योंकि हम सबसे कॉमनली मालम पट्टी करते हैं। विल्सन क्या है? अच्छा, मालम पट्टी क्या है? क्या है? 1 क्या है और 4 क्या है? सारी चीज़ें नज़र आएंगी। 1 का मतलब है इजी, इजी, ठीक है। और 4 में क्या होगा? हार्ड पैलेट। इट मीन्स कि 4 क्या है? डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। कॉमनली हम ये करते हैं क्योंकि ये इजी है करना, ठीक है ना। विल्सन थोड़ा सा मुश्किल है। ये मालम पट्टी है, इसी तरह से करते हैं ना। कैसे करते हैं ये एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं। क्या करेंगे फिर? प्रोट्रूड दे टंग, ठीक है ना। एक तो आपके लेवल पे होने चाहिए, ठीक है ना। फिर फुल माउथ ओपन होना चाहिए, टंग प्रोट्रूड होना चाहिए विदाउट फोनेज, ठीक है। फिर आपने ये इवेल्यूएट कर, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फोनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? हाँ, वो उसी की बिल्कुल सिमिलरिटी है, लेकिन ये क्या है? ये हमारी लैम्ब्रोस्कोपी पे है और वो हमारी विजुअल वैसे है, ठीक है। ओ का क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन या ओबेसिटी होगी। इसमें क्या? मफल साउंड्स और डिफिकल्ट स्वालिंग, स्ट्राइडर है, सेंसेशन ऑफ डिस्निया है। नेक मोबिलिटी, नेक मोबिलिटी कैसे चेक करेंगे? और अगर ट्रामा का पेशेंट है, हाँ, ट्रामा वाले पे जहाँ भी सस्पेक्ट कर रहे हैं आप ट्रामा, फॉल की हिस्ट्री है किसी भी, तो वहाँ पे सबसे पहले अगर ABC उसकी जाए तो किस तरह से है? A के साथ एक C, हाँ, A के साथ C भी है छोटा और ABC अलग है, वो C अलग है। और A के साथ जो C है दैट इज सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन, ठीक है। ये इसकी मोबिलिटी है, आप चेक करें। जैसे विल्सन स्कोर है, कितने लोगों को पता है? पहले पढ़ा है किसने? पढ़ा है, गौर नहीं किया? हाँ, एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। इसके 5 पैरामीटर्स हैं: वेट, हेड एंड नेक मूवमेंट, जा मूवमेंट, रिसीडिंग मैंडिबल और बग टीथ। और हर एक के 0 से लेके 2 तक नंबर है, ठीक है ना। फिर आपने इसमें से देखना है कि कौन कैसा है। 90 से 90 से कम है, 90 to 110 है, वो मोर देन 110 है। तो जब ये आप कैलकुलेट करते हैं सारे इसके हिसाब से स्कोर, तो देखें स्कोर 2 या लेस देन 2 जो है ना वो इजी होगा, 3 to 7 जो है वो मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, और 8 और मोर देन 8 जो है ना वो डिफ़िकल्ट इंटुबेशन होगा। ये उससे हमारी मालम पट्टी से बेहतर है। किस लिए बेहतर है? कि मालम पट्टी में तो हम एक चीज़ देखते हैं, सिर्फ माउथ ओपनिंग देखते हैं ना, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास 5 पैरामीटर हैं, 5 चीज़ें आप इसमें असेस कर लेते हैं। तो हाँ, इसके अंदर माउथ ओपनिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर जा मूवमेंट है ना। जा मुंह से ये इंसिजर गैप है, ठीक है। मुंह खोलेंगे तो आपका कितना गैप आ रहा है? तो मोर देन 5 सेंटीमीटर है, लेस देन 5 सेंटीमीटर है, और मोर देन 5 सेंटीमीटर सबलक्सेशन है। सबलक्सेशन 0 क्या है और मोर देन 0 क्या है, लेस देन 0 क्या है। दांत आप ऐसे करेंगे ना, देखें कैसे बंद करता है।
अगर आपके दांत बिल्कुल अपर और लोअर ज्वाइन करते हैं तो दैट इज़ 0। अगर लोअर जा बाहर आता है, लोअर टीथ अपर से, तो दैट इज़ मोर देन 0। अगर अंदर है, रिसीडिंग है, आपकी मैंडिबल रिसीडिंग है, तो लोअर टीथ क्या है, अपर टीथ आउटर होंगे, लोअर इनर होंगे। समझ आई? क्लियर हुआ? है जनरली फॉरवर्ड होते हैं, लोअर टीथ फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली फॉरवर्ड नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली जो है, नॉर्मल जो है ना, ये जो 0 है ना, दैट इज इक्वल है, ठीक है ना। और ये जो लेस देन 0 है, दैट इज के वो रिसीडिंग जा है, पीछे है, हाँ। और मोर देन 0 है, वो आगे है, लोअर जा आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है हमारे लिए। अगर डिफ़िकल्ट एयरवे को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं मालम पट्टी से, तो ये है। लेकिन मालम पट्टी चूँकि इजी है करने में, तो उसमें हमें इतनी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती और देखने में, तो कॉमनली हम मालम पट्टी करते हैं। सुप्राग्लॉटिक डिफ़िकल्टीज़ में रॉड्स है, रिस्ट्रिक्शन, माउथ ओपनिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्ट्रप्शन है, डिस्टॉर्शन है, स्टिफ लंग है, सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन इसी तरह से आएगी। ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें से। और डिस्ट्रप्शन है, डिस्टॉर्टेड है, स्टिफ लंग है, सर्वाइकल है। डिफ़िकल्ट क्रिकोथायडॉटमी, उसके लिए शॉर्ट, ठीक है। सर्जरी है या डिस्टर्बेड एयरवे ऑलरेडी है, उसका कोई मसला है, ज़ाहिर है नेक में कोई पहले सर्जरी हुई है उसकी, ठीक है, ट्यूमर है या कुछ है, हेमाटोमा है, ओबेसिटी है, रेडिएशन, कैंसर कोई था, थायराइड का रेडिएशन मिली है, उसकी वजह से हो सकता है, ट्यूमर ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, तो ये डिफ़िकल्ट आपको क्रिकोथायडॉटमी होगी, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट कॉजेज़ कर लिए हैं, क्योंकि जब तक आप इवेल्युएट नहीं करेंगे पेशेंट को, तो आपको पता नहीं चलेगा कि डिफ़िकल्टी है क्या उसमें। और जब आपको डिफ़िकल्टी पता चलेगी, फिर आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। एज ए रूल ये सारी चीज़ें आपके थिएटर में मौजूद होनी चाहिए, ये ट्रॉली मौजूद होनी चाहिए आप। अब आ जाते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आते हैं एक्स्ट्रा। वो तो सारे होंगे ही, वो तो किसी भी पेशेंट में हो सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्या आ सकती है? मोर प्रोन टू एस्पायरेशन, ठीक। एडिमेटस एयरवे, क्यों होता है एडिमेटस? हाँ, जनरल एडिमा होता है प्रेगनेंसी के अंदर, जनरली सारी बॉडी एडिमेटस होती है, तो आपका एयरवे भी एडिमा। और लार्ज ब्रेस्ट, ठीक है। ये 4-5 काजेज हैं जिसकी वजह से ऑब्स्टेट्रिक्स, वो चीज़ें तो होंगी होंगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप उनको भूल जाएं, सिर्फ यही देखें। वो डिफ़िकल्ट एयरवे तो एक जनरल डिफ़िकल्ट एयरवे का एक ओवरलुक था कि जो तमाम पेशेंट्स में हो सकते हैं, उसके लिए आपने इवेल्युएट करना है। लेकिन ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। एडिमा होगा तो क्या होगा? व्यू ऑब्स्क्योर हो जाता है, ओपनिंग नैरो हो जाती है, ठीक है ना। वेस्कुलराइजेशन क्या होगी? थोड़ा सा आप टच करेंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी। जब ब्लीडिंग एक दफ़ा हो गई तो फिर आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। लार्ज ब्रेस्ट से क्या होगा? हाँ, लेरेंगोस्कोपी। आपका जो लेरेंगोस्कोप है, इसके लिए ख़ास ब्लेड होता है, अपना वो होता है
नहीं, ब्लेड नहीं, हैंडल होता है। पोलियो हैंडल क्या होता है? हाँ, शॉर्ट हैंडल होता है, उसका क्या नाम है? पोलियो तो ब्लेड होता है, वो ब्लेड नहीं यार, वो तो ब्लेड होता है, पोलियो ब्लेड होता है, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होता है। शॉर्ट है हम्बीज हैंडल होता है, ठीक है ना। इसका लंबा होता है, वो छोटा होता है हैंडल, वरना तो आप जैसे ही वो हैंडल ऐसे पकड़ेंगे वो टच करेगा ब्रेस्ट को, ठीक है ना, आपकी पोजीशन बनेगी नहीं वो, तो शॉर्ट हैंडल इसका होता है, ठीक है। ओवर वेट होता है तो पोजीशन नहीं बनती, ठीक है। और वैसे ही डिफ़िकल्ट पोजीशनिंग होती है कि पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सुपाइन लेट नहीं सकती, डिफ़िकल्टी होती है उनको। तो फिर यूजुअली क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स को जब हम करते हैं तो किस पोजीशन में करते हैं? लेफ़्ट लेटरल भी बाज़ दफ़ा करते हैं, लेकिन हेड अप पोजीशन होती है उसमें, जिसके अंदर आप की वो करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं। अब ये पेशेंट है, ओबीज पेशेंट है, ब्रेस्ट, ये पेशेंट आम सीधी लिटाई हुई है, ठीक है ना। अब इसमें इंट्यूबेट करने के लिए आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। यही पेशेंट है, आपने उसकी पोजीशन जो है ना, अब कितना डिफरेंस है इसके सिर्फ पोजीशनिंग की वजह से। लेकिन ये कब करेंगे? जब आप उसको आपको आइडिया होगा कि हमने करना क्या है इसमें। अगर आप उसी तरह से लगे रहेंगे, एक अटैम्प्ट करेंगे, 2 अटैम्प्ट करेंगे, नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें पहले से डिस्कस होनी चाहिए कि ये पेशेंट है, हमने क्या करना है इसमें, ठीक है ना। वो आगे हम चलते हैं कि उसके अंदर कैसे, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, प्लान, पूरा प्लान बताइए कैसे होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट, जिस भी पेशेंट में आप डिफ़िकल्ट एयरवे सस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे ऑब्स्टेट्रिक्स हो या नॉन ऑब्स्टेट्रिक्स हो, और डिवाइसेस। अब देखिए इसमें ये चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। और अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फॉर एयरवे मैनेजमेंट, इसमें फिर आगे आगे डिफरेंट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। ये एक जनरल उसके अंदर है। इन्फॉर्मिंग द पेशेंट जो भी अटेंडेंट है उसके साथ है, उसको सारा आपने ब्रीफ करना है कि डिफ़िकल्ट एयरवे है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। ये पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट को आपने क्लियरली सारा ब्रीफ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपका, ठीक है ना, अपने सीनियर को आप बताएं, उनको कॉन्फिडेंस में लें कि ये चीज़ है, वो करना है। एक्सपर्ट हेल्प आपके पास होनी चाहिए, एक्सपर्ट असिस्टेंस भी होने। एक्सपर्ट हेल्प के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? एक तो गुड टेक्नीशियन, हाँ, फेलो एनेस्थेटिस्ट आपके पास साथ हो, और सर्जिकल कुलीग या ईएनटी कुलीग्स आपके साथ होने चाहिए कि इमरजेंसी अगर ऐसे हो, कैन नॉट इंट्यूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट सिचुएशन अगर आ जाती है, तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करें। एक तो एनेस्थेटिस्ट कैसे हैंडल करेगा, अगर वो नहीं कर सकता, लेट से कि आपके पास ट्रेकियोस्टमी के लिए एक्सपर्ट मौजूद हो, जिसमें कि ईएनटी हमारे यहाँ ईएनटी वाले करते हैं, सर्जरी वाले भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो सर्जन जो कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है या क्या, उसको अपना कॉन्फिडेंस में लेना, उसको सारी चीज़ें बतानी है कि ये प्रॉब्लम है। वरना हमारे यहाँ तो थोड़ा सा एक ब्लेम गेम ज़्यादा होती है, ठीक ठाक पेशेंट भी होगा वो सारा आपके ऊपर ब्लेम डाल देंगे। गायनी में ख़ास तौर से ये है, ठीक है ना।
तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है आप लोगों का ना हो लेकिन गायनी में अमूमन यही होता है कि वो उनको तो अगर हाइपोटेंशन भी पेशेंट में हो जाए वो भी मैनेज करना नहीं आता, फ़ौरन थिएटर के हवाले कर देते हैं कि जी मैनेज करें। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कंसेंट पेशेंट को सारी कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना उसको पेशेंट या उसका अटेंडेंट कौन होता है, किसको अटेंडेंट कहेंगे, और ब्लड रिलेटिव, मियाँ है, बाप है, माँ है, भाई है। ठीक है ना, ये नहीं कोई कज़न आ गया, फलाना आ गया, ये होगा। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसके बाद वो तो नज़र ही नहीं आते कौन था, किसको ब्रीफ किया, हमें तो पता ही नहीं, बताया नहीं डॉक्टर साहब आपने। तो ये हमेशा पूछा करें कौन है वो। अमूमन हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है, कज़न वज़न दूर परे का भी होगा मैं भाई हूँ, अगर मोहल्ले का भी होगा मैं भाई हूँ। पूछें, एग्जैक्टली पूछेंगे कौन है वो। ठीक है ना, तो ये कंसेंट और ये जो ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग जो है ना, ये उसके नेक्स्ट ऑफ किन को देनी है। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अपने सीनियर को ज़रूर इन्फॉर्म करना और वो अवेलेबल हो फ्लोर के ऊपर डिफ़िकल्ट एरिया के अंदर। ठीक है, प्री ऑक्सीजनेशन जनरली हम ऑप्स के अंदर तमाम पेशेंट्स को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट हो उसके अंदर आप इवन जब आप इंट्यूबेट क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं प्री ऑक्सीजनेट? ठीक है, इसके अलावा जो है जब हम इंट्यूबेट कर रहे हैं यूजुअली हम क्या करते हैं, मास्क हटा के जब लेरिंगोस्कोपी करते हैं मास्क तो हटा देते हैं, उस वक्त ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा, तो नेज़ल प्रोंग ऑक्सीजन के लगे होने चाहिए कि उसको ऑक्सीजन जाती रहे, ख़ासतौर से डिफ़िकल्ट जब भी आप सस्पेक्ट कर रहे हो, ताकि इतनी जल्दी वो डिसैचुरेट ना हो, नेज़ल प्रोंग से ऑक्सीजन उसको जाती रहे। पेशेंट पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी एक मैंने ये दिखाया आपको। सेडेटिव एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है करनी है कि नहीं करनी है, सेडेशन देनी है कि नहीं देनी है, ये डबल वे है, डबल एज आपके पास है। बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा अगर पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है, आप लाई डाउन नहीं कर रहा, कोऑपरेटिव नहीं है, तो आपको सेडेशन बाज़ दफ़ा देनी पड़ती है। ठीक है ना, लोकल एनेस्थीसिया लगाना है नहीं लगाना है इंट्यूबेट करने के लिए, अवेक इंट्यूबेशन के अंदर ख़ास तौर से। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया नेज़ल प्रोंग से देनी है। पेशेंट मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसकी। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ख़ुद आपका कोलीग जो आपके साथ है, आपका असिस्टेंट, आपका सीनियर वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए ये सारे लोग। ठीक है ना, फिर क्या करना है आपने, डिस्कशन आपस में, जो ये तो सारी चीज़ें पहले बताया ना, कितने लोग हैं उनसे डिस्कस करें, क्या प्लान है, करना कैसे है, चीज़ें हैं आपके पास नहीं है, आपने लेट से कि मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं इंट्यूबेट लेरिंगोस्कोपी करनी है, असिस्टेंट है उसने कैसे मुझे असिस्ट कराना है, कैसे उसको ट्रेकिया पे प्रेशर डालना है, उसने राइट करना है लेफ़्ट करना है, ये एक्सपर्ट होना चाहिए। पता चले मैं जा रहा हूँ कि वो राइट हो उसकी मूवमेंट, वो लेफ़्ट कर रहा है तो वो नज़र ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, इक्विपमेंट टेस्टेड बिफोर, ये सारे टेस्ट करने चाहिए जो भी मैंने की। सीनियर हेल्प बैकअप पे मौजूद फ्लोर पे होनी चाहिए क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है। डेफिनेट इनिशियल प्लान ए होना चाहिए, वेंटिलेशन एंड इंट्यूबेशन का, डेफिनेट बी होना चाहिए और फिर सी होना चाहिए, और उसके बाद आइडियल सिचुएशन सर्जिकल टीम स्टैंड बाय होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट एरिया की बात हो रही है। ठीक है, प्री ऑक्सीजनेशन वही जो आपने बताया जिस तरह से पहले हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर ये हमें डिसाइड करना है क्या अवेक इंट्यूबेशन करनी है, आफ्टर इंडक्शन करनी है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव करनी है, इन्वेजिव अप्रोच है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन करनी है या एब्लोशन करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपने पहले से डिस्कस करनी है अमंग जो कलीग हैं आपके साथ। What are going to do if we do not get the tube? फिर प्लान ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है? ए प्लान क्या है?
एल्गोरिदम देखें, एल्गोरिदम हाँ, प्लान ए में क्या है? ठीक है, ठीक है, नॉर्मल जो इंट्यूबेशन होती हैं लेरिंगोस्कोपी करके इंट्यूबेशन, दैट इज़ प्लान ए। फिर उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? डिफरेंट साइजेस के ब्लेड चाहिए, डिफरेंट लेंथ की होंगे, डिफरेंट पोजीशन क्या क्या हो सकती है उसमें उसकी। प्लान बी क्या है? लेट्स से कि नहीं हुई, आपने ट्राई की, प्लान ए जो नॉर्मल और कॉल फॉर हेल्प होती है, बैग मास्क वेंटिलेशन होती है, ठीक है। पहले जो था उसके अंदर था बैग मास्क वेंटिलेशन, अगर आपका फेल हो गया फिर मास्क से आप वेंटिलेट करें उसको, नहीं प्लान सी में कुछ और, ठीक है ना, ठीक है ना। अब उसके साथ सुप्रा अपना लेंजर मास्क एयरवेज आ गए, ठीक है ना, लेंजर मास्क एयरवे डाल के उसको आप वेंटिलेट करें, ठीक है। प्लान सी में क्या आता है? हाँ, प्लान सी है कैन नॉट वेंटिलेट, कैन नॉट इंट्यूबेट, देन आपका प्लान सी आता है। प्लान बी में क्या आता है? बैग मास्क वेंटिलेशन आता है और सुप्राग्लॉटिक एयरवेज जो हैं वो आते हैं उसके। वेंटिलेट कर रहे हैं पर इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे ना प्लान बी में, लेकिन प्लान सी है जब यू कैन नॉट इंट्यूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट, ठीक है, दैट इज द प्लान सी, ठीक है। सी में क्या करेंगे? लेट्स से कि खुदा ना खास्ता कि जेट वेंटिलेशन कैसे करेंगे, क्रिकोथायरॉयडोटमी कैसे करेंगे? अच्छा चलो, चूँकि टाइम बड़ा कम है, मैं चाहता हूँ बड़ा डिस्कस करना था। ये जो ये है डिफ़िकल्ट एयरवे सोसाइटी के एल्गोरिदम है, ठीक है ना, ये जनरल पूरी दुनिया में यही चलते हैं, इसी तरह से करना। एक ये जनरल एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम 1 2 3, 1 से मराद है प्लान ए बी सी, ठीक है ना। इसमें क्या है? प्री इंडक्शन, प्लानिंग, प्रिपरेशन, टीम डिस्कशन जो हमने पहले डिस्कस किया है सारा, वो सारी चीज़ें होंगी, और रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है हमने, लेरिंगोस्कोपी करनी है, सक्सेसफुल है, वेल एंड गुड, ठीक है ना, जो नॉर्मल हम करते हैं। अगर यहाँ फेल हो गया देन कम्स योर प्लान बी, ठीक है ना। फिर डिक्लेयर आपने अनाउंस करना है फेल्ड इंट्यूबेशन का। सॉरी, क्या हो गया? कुछ हिल गया? ठीक है, तो ये हमारा प्लान सी के अंदर। फिर अगर वो फेल हो गया तो देन डिक्लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिक्लेयर करना, ठीक है ना। और अननेसेसरी आपने उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, बड़ा क्लियर पहले डेफिनेशंस बताई थी ना, क्या था? 3 अटैम्प्ट कर लिए तो खामखा आपको आगे अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीनियर हेल्प को बुलाएं, ठीक है ना। अच्छा, इसका ये प्लान ए जो है उसके अंदर क्या क्या, ये डिटेल में प्लान ए है, असेस करें, फास्टिंग स्टेटस देखें, एंटासिड प्रोफ्लेक्सिस क्या है, इंट्रायूट्राइन फीटल रिससिटेशन इफ़ अप्रोप्रिएट है, ये हमारे यहाँ तो होती नहीं है लेकिन बाकी कंट्रीज़ में हो सकती है। तो प्लान विद टीम क्या है? WHO सेफ्टी चेकलिस्ट, आइडेंटिफाई सीनियर हेल्प, अलर्ट, ये अगर आप पूरा याद कर लें, ये जो चार्ट है ये यूनिवर्सल चार्ट है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर सारी, पहले वो जनरल था, अभी डिटेल है, प्लान 1 डिटेल है, ठीक है। और फिर प्लान एल्गोरिदम 2 या प्लान बी,
प्लान बी के अंदर क्या है, पहला डिक्लेयर फेल्ड इंट्यूबेशन, अनाउंस करना है आपने। अनाउंस करने से क्या मुराद है? हाँ, जो आपका सीनियर कोलीग है उसको आप बुला लें, बाकी जो हेल्प है, सीनियर सर्जन है या जो भी, उनको सबको आप बुला लें ताकि आप बाकी जो टीम में गैदर हो जाए सारे, ठीक है। एंड थिएटर टीम टू कॉल फॉर हेल्प, प्रायोरिटी टू मेंटेन ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना। सुप्राग्लॉटिक डिवाइसेस, सेकंड जनरेशन, रिमूव क्रिकॉइड प्रेशर ड्यूरिंग इंसर्शन, ये जो है ना वही मैंने कहा कि पहले क्या था, सिर्फ ये था, फेस मास्क था, ठीक है ना, वेंटिलेशन। अब उसके अंदर ये भी शामिल हो गया, ये दोनों चीज़ें प्लान बी में आ गई। तो ग्रेविड मदर में जो है ये हम लोग एलिमेंट डाल सकते हैं, उसमें रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ेगा नहीं फिर? बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? तो उसमें फिर डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालते हैं, ये कर रहे हैं, इसमें रिस्क नहीं होगा, होगा ना, उससे कम रिस्क होगा इसमें। लेकिन सर अभी प्रायोरिटी तो मदर में बचाना है ना जी, इस वक्त प्रायोरिटी इसकी लाइफ है, 2 लाइफ है, ठीक है ना। एस्पिरेशन इतनी प्रायोरिटी नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिमूव क्रिकॉइड प्रेशर, क्या है, प्रायोरिटी हमारी मदर है इस वक्त, मदर और बेबी है, ठीक है ना, एस्पिरेशन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपस की बात, यहाँ तक कि बुक्स में हमारे यहाँ बहुत लिखा हुआ है, एस्पिरेशन से क्या होता है, क्या नाम है इसका, मेंडलसन सिंड्रोम। कितने देखे हैं? मैंने आज तक नहीं देखा, एक भी, हमारे एक भी नहीं। एस्पिरेट किया है, बेशुमार पेशेंट्स ने किया है, लेकिन मेंडलसन सिंड्रोम नहीं हुआ किसी को भी, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर। मेंडलसन सिंड्रोम क्यों होता है? एसिड की क्या पीएच है जिस पे ये होता है जी? लेस देन 2 है, ठीक है ना। इस पे होगा तो वो होता है, उस पर आप पढ़ेंगे ना मेंडलसन सिंड्रोम, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इतना अगर होगा पीएच। मैंने एक दफ़ा एक स्टडी की थी, बहुत पुरानी, शुरू जब मैं एनेस्थीसिया में था, अर्ली 90s की बात है। तो हमारे यहाँ जो है वो पीएच एज़ कम्पेयर टू जैसे 1.5 2 इससे कहीं ज़्यादा, 4-5 के नज़दीक पीएच है। तो मेरा ये है, मेरी उसमें ये है कि दैट्स द रीज़न कि हमारे यहाँ इतना लो पीएच नहीं है, तो इसलिए मेंडलसन सिंड्रोम नहीं होता है। एस्पिरेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेंडलसन सिंड्रोम नहीं होता हमारे यहाँ। सर इनमें से प्रेफर कौन सा मतलब वे करना चाहिए? जैसे सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस भी हमारे पास है और मास्क वेंटिलेट कर पा रहे हैं, तो जो आप जिसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो वेल वर्स्ड है, ठीक है ना, वो करना चाहिए। हमेशा याद रखें, जैसे एनेस्थीसिया में हमेशा ये चीज़ है कि जीए या स्पाइनल बहुत सारे जगहों पे आता है कि आपकी चॉइस क्या होगी, किस में जाना है। हो सकता है कि एक ऑप्शन ज़्यादा फेवरेबल हो, बुकिश, लेकिन आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, आप दूसरे में एक्सपर्ट हैं। गो फॉर दैट जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। उस पर मत जाइए कि बुक लिखती है कि ये अच्छा है, वो आपको करना नहीं आता सही, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो इवन एग्जामिनर भी जब पूछे आपको, बेशक बुक आपसे पूछे आप क्या करेंगे, आप अपना बताइए, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं इसका वेल वर्स्ड हूँ, मैं यही करता हूँ, तो ये करूँगा, ठीक है ना। उसके कॉम्प्लिकेशन बता दें क्या क्या हो सकती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है ना कि आप क्या करेंगे, तो आप वही बताइए जो आप करते हैं, ठीक है। सुपरग्लॉटिक, फिर वही एल्गोरिथम, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन है तो ठीक है, गुड। और अगर नहीं है तो फिर आगे कैन नॉट इंटूबेट, कैन नॉट ऑक्सीजनेट। तो इसके अंदर भी फिर ये है, ये डिसाइड करना कि आप प्रोसीड करते हैं या अवेक कर देते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। यूजली जो इलेक्टिव केसेस हैं, ऑप्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्स में जो इलेक्टिव केसेस हैं उसके अंदर तो आप उसको अवेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इमरजेंसी केसेस हैं वहाँ अवेक नहीं कर सकते। आपको इमरजेंसी क्या होते हैं, फिटल डिस्ट्रेस, पीपीएच, एपीएच, ये इमरजेंसी है ना, उसके अंदर आप अबंडन कैसे करेंगे,
आप तो उसी के लिए कर रहे हैं कि उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि जी आपने क्या करना, उसमें अवेक करना है कि नहीं करना। उसके आगे एक फिर आता है एक और एल्गोरिदम है, ये देखें, प्रोसीड सर्जरी कि नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, मैटरनल कंडीशन है, कंप्रोमाइज़ नहीं है तो अवेक कर दें। फिर ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है इतना, ये दोनों क्लियर है, ठीक है ना। हाइपोवोलेमिया रिक्वायरिंग करेक्टिव सर्जरी तो करना ही करना है आपने, ठीक है ना। ये थोड़े से ग्रे एरिया है, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर कैसे है। आप कर सकते हैं तो ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह से फीटल कंडीशन है, क्या है, कंप्रोमाइज़ नहीं है तो अवेक कर दें। ये सारा चार्ट ये भी उसी में दिया हुआ है, ये जो एल्गोरिदम है उसके अंदर सारे ये चार्ट हैं। तो इस चार्ट को ये याद कर लीजिए कि इससे आपको अंदाज़ा रहेगा आपने कब अवेक करना है और कब प्रोसीड करना है, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ फेल ट्रैकियल इंट्यूबेशन, फेल हो गई उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन मेंटेन करें, रिक्वायर्ड प्रेशर अगर कर सकते हैं करें, वरना ज़रूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड। इफ नॉट इम्पेंडिंग वेंटिलेशन, मेंटेन रिक्वायर्ड प्रेशर इफ नॉट इम्पेंडिंग वेंटिलेशन। वेंटिलेशन प्रायोरिटी है इस वक्त, हमारी वो नहीं है कि एस्पिरेशन नहीं है इस वक्त, ठीक है ना। ये सारा करना है, सॉरी, ठीक है। आफ्टर वेकिंग क्या कर रहे हैं, फिर आपने रिव्यू करें, एजेंसी देखें उसकी, या आप अल्टरनेट उसके ऊपर चले जाएँ कि आप अल्टरनेट उसके अंदर क्या करना है, ठीक है ना। इसके अंदर प्रोसीड सर्जरी करनी है तो कैसे करनी है, मेंटेन एनेस्थीसिया, वेंटिलेट उसी तरह से करना है, मिनिमाइज एस्पिरेशन रिस्क। अगर नहीं कर सकते आप हैं, ईएनटी अवेलेबल भी नहीं है, फिर क्या क्या है आपके पास। एक तो क्रिकोथायरॉइडोटमी है, उसमें क्या है, क्या करते हैं इसके अंदर क्रिकोथायरॉइडोटमी में, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन है, इसको हम पंक्चर करते हैं लार्ज बोर कैनुला से और ऑक्सीजनेट करते हैं फॉर ए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, ठीक है ना। क्योंकि कैनुला क्या होगा, मैक्सिमम आपका 18, 16, 14 यही होंगे, उससे कितनी ऑक्सीजन चली जाएगी। तो आप देखें इसका तरीका क्या किए, कभी ये आपके पास मौजूद होना चाहिए कि एक इंडोट्रैकियल ट्यूब का अडाप्टर है, 7 या 7.5 का, 3 cc की सिरिंज है और कैनुला है, ठीक है। ये जस्ट ऐसे फिट आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और ये अगर ये नहीं है आपके पास तो 3 mm का इंडोट्रैकियल, ये डायरेक्ट इसके अंदर लग जाता है, जो कैनुला है कैनुला के हब में डायरेक्ट लग जाता है। अच्छा, करना कैसे है, उसी तरह से आपने निक देना है, बल्कि उससे पंक्चर करनी है जो भी कैनुला है उसमें आपने पहले एक सिरिंज के अंदर सेलाइन ले लेना है। सेलाइन से आप एस्पिरेट करेंगे, उससे क्या होगा, एयर बबल आएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। जहाँ वो हो गया आप उसको हटा के वो सिरिंज हटा दें जिसमें आपका सेलाइन है, दूसरी सिरिंज जिसके साथ आपने वो अटैच किया हुआ है तो वो लगा के इस तरह से वेंटिलेट कर लें, ठीक है ना। इसमें आप वेंटिलेटर भी, एनेस्थीसिया मशीन भी आप कर सकते हैं, अम्बू भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपने रिट्रोग्रेड इंट्यूबेशन, ये बहुत आसान है। वही जो क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन है वहीं से आपने पंक्चर किया, पहले हम क्या करते हैं डाउनवर्ड जाते हैं ना, ये आपने अपवर्ड उसका बेवर रखना है, ठीक है। उसके अंदर से ये मैं ये कहता हूँ कि हर थिएटर के अंदर आपके पास गाइड वायर और ये ख़ासतौर से जो हम सीवीपी लाइन डालते हैं ना, यूज सीवीपी लाइन की नीडल और उसका वो जो गाइड वायर है वो वहाँ पड़ी होनी, उसमें से आप गाइड वायर डालें। ये आपने पंक्चर किया, एयर देखा, एयर बबल आ गए, कंफर्म हो गया, इसी में से आपने गाइड वायर डाली, गाइड वायर माउथ से निकलाई, ठीक है। और फिर आपने उसके ऊपर रेल रोड कर दी ट्यूब, उस गाइड वायर के ऊपर आपने ट्यूब डाल दी। 2 मिनट लगते हैं जी। मुंह में हो सकती है, आप देख लें उसमें
हो सकती है मुंह में, नाक से भी आ सकती है, ठीक है ना, लेकिन आपको नज़र आ जाएगी ना मुंह के अंदर, माउथ के अंदर आपको नज़र आ जाएगी कि जैसे ही आएगी। अगर आपने उसका बेवल अप किया है, अगर डाउन किया तो डाउन चली जाएगी, ठीक है। ये बहुत आसान है। तीसरा जो है ये वाली क्रिकोथायरॉयडोटमी, इसमें थोड़ी सी एक्सपर्ट, ये आपने ये तो कौन सी कहते हैं, नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी, ठीक है। एक होती है स्कैल्पल क्रिकोथायरॉयडोटमी, उसमें क्या करते हैं, थोड़े से एक्सपर्ट हो ना आप, यहाँ से आपने स्कैल्पल डाला, डायरेक्ट डाल दिया पूरा, जैसे नीचे जाएगा एयर आ जाएगी फ़ौरन। जहाँ पे एयर आ गया आपने क्या किया, उसको 180 पे 180 पे रोटेट कर दिया, नाइफ को वहीं पे 180 पे रोटेट कर दिया, और बूजी मौजूद होना, बूजी आपके उस नाइफ के साइड से आप गुजार दें, ऊपर ट्यूब लोड कर दें, और ट्यूब का जो होता है निशान होता है ब्लैक निशान, वहाँ तक ट्यूब लेके जाए, वरना तो आगे चली जाएगी, क्योंकि हमने वोकल कार्ड तो ऊपर छोड़ दिए, वहाँ तक लेके जाए, वहाँ फिक्स कर दें, वहाँ वो आप पूरा एनेस्थीसिया दे लें, वेंटिलेट कर लें, जो मर्जी है करें। ये अभी 26 को मैं करा रहा हूँ वर्कशॉप, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, यानी एयरवे मैन्योर से लेके और ब्रोंकोस्कोपी तक सारी चीज़ें करवानी है मैंने। फ़ज़ाइया में वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसमें कोई सवाल हो? सॉरी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलाऊँ इसलिए कि टाइम कम था। जो कराते हैं स्टडी यूके वगैरह में इंडियन पाकिस्तान, ये एक्सपीरियंस होता है वो यूजुअली रीजनल भी होता है, दे फाइंड डिफिकल्टी इन क्योंकि वहाँ अभी करते नहीं है ना, रीजनल ज़्यादा हो गया तो इसलिए डिफ़िकल्टी वो ज़्यादा है। वही मैंने बताया ना, जिस चीज़ में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा वेल वर्स होंगे। अगर आप कर रहे हैं, जैसे हम एक ज़माना था जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमें नेज़ल इंट्यूबेशन इतनी आसानी लगती थी, ENT वाले कहते थे नेज़ल करें तो वो नेज़ल करते थे। ENT में हमें दूसरी इंट्यूबेशन, ओरल इंट्यूबेशन से ज़्यादा हम कंफर्टेबल नेज़ल में फील करते। वो प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे आ जाएगी। ये तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये तो काफ़ी दिनों से मैंने हर जगह वो भी किया, तो उसमें जी जी 3 हाँ 3 से ज़्यादा कहीं भी नहीं है, चाहे इलेक्टिव हो जाए, हैं नहीं 3 है, 3 से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। और 4th जो करना है ना, वो आपके सीनियर ने आके करना है। 10 मिनट्स के अंदर। थैंक यू जी।